हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सचिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के होम साइंस गृह विज्ञान का जो ईपी बोर्ड पेपर 2025 का होना उससे रिलेटेड बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जो कि निश्चित तौर पर इस पेपर के अनुसार आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। पूर्णांक 70 अंक का, समय 3 घंटा 15 मिनट, शुरुआती निर्देश और प्रारंभ में क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, एक एक अंक का। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहले का क FSSAI ने निम्न में से यानी कि फसाई ने निम्न में से किस खाद्य पदार्थ के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किया है? नमक के लिए, गेहूं का आटा के लिए, दूध व तेल के लिए, उक्त सभी के लिए। देखिए जो फसाई है ना, इसलिए सभी के लिए मानक निर्धारित किया, अर्थात इसमें जो ये फोर्थ वाला विकल्प है आपका राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, ख का निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है? आप देख रहे हैं आपके पास विकल्प है मानवीय अथवा अमूर्त साधन, मानवीय अथवा भौतिक साधन, फर्स्ट सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए मानवीय अथवा मूर्त साधन और मानवीय और भौतिक साधन ये दोनों शामिल होंगे, दोनों को कार्य व्यवस्था में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न ग का देखिए, पहले का ग। देखिए शैशवावस्था की अवधि होती है, शैशवावस्था की अवधि हम लोग जानते हैं जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। तो इसमें जो विकल्प है आपका जन्म से 2 वर्ष, फोर्थ वाला विकल्प आपका यहाँ पे और राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या घ का देखिए, पहले का घ, जनसंपर्क के उद्देश्यों में कौन शामिल नहीं है? देखिए जनसंपर्क के उद्देश्य में पूछ रहा है, विकल्प हमारे सामने है। संगठन का सकारात्मक छवि सृजित करना, कंपनी के संकट को निपटाना, उत्पादन का मूल्य तय करना। तो इसमें जो विकल्प आपका राइट है, उत्पाद का मूल्य तय करना, अर्थात ये जो विकल्प है तीसरा वाला उत्पादन का मूल्य तय करना, ये जनसंपर्क के उद्देश्य में शामिल नहीं है, बाकी से सभी को शामिल किया गया है। अंगा का देखिए, आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा हार्मोन शरीर में कम बनने लगता है? आयोडीन की कमी होगी। देखिए आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन की कमी होने लगती है बॉडी में, अर्थात इसमें जो तीसरा वाला विकल्प आपका है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न आगे देखिए, दूसरे का ये भी सभी 4 तक बहुविकल्पी है। निम्न में से कौन प्राथमिक रंगों में शामिल नहीं है? प्राथमिक रंग, देखिए प्राथमिक रंग में ये लाल, नीला, हरा, पीला हमारे सामने है। तो इनमें जो हरा रंग होता है इसको प्राथमिक रंग में शामिल नहीं करते, क्योंकि ये प्राथमिक रंगों से बनाई जाती है, द्वितीय रंग में शामिल है। थर्ड वाला विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वर्दीधारी सभी सेवाओं को संगठित करने का कर्तव्य किसका है? तो वर्दीधारी सभी सेवाओं का प्रबंधन करने का कर्तव्य जो होता है वो हमारे सामने जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से जो थर्ड वाला विकल्प है आपका राइट हो जाएगा। प्रतीक्षा कक्ष प्रबंधन का दायित्व होता है ये। प्रश्न ग का देखिए, पोषण के 4 प्रकारों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पोषण के 4 प्रकार हमारे सामने परिलक्षित है। इसमें जो जल जीवी है ये शामिल नहीं किया जाता, बाकी मृतोपजीवी, परजीवी, शाकाहारी तो ये आते ही हैं। जल जीवी ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। घ का देखिए, किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? किशोर न्याय अधिनियम को जो है सन 2000 में अस्तित्व में लाया गया था, फर्स्ट विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद अंग का देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, 1955 में यह हुआ था। ये सेकेंड वाला विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरे का आइए, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों का समग्र विकास, जी हाँ। औपचारिक विद्यालयों के लिए तैयारी, हाँ। महिलाओं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, जी हाँ। उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला उपरोक्त सभी। ख का देखें, स्थानीय रेडियो स्टेशन की संकल्पना किसने प्रारंभ किया था? तो सूचना और प्रसारण जो मंत्री होते हैं उन्हीं के दायित्व में होता है, अर्थात इसमें जो विकल्प है वो पहला वाला आपका राइट हो जाएगा, स्थानीय रेडियो स्टेशन की संकल्पना को प्रस्तुत करने का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ग का एगमार्क संबंधित है। एगमार्क कृषि उत्पादों के अंतर्गत आता है, ये सेकेंड वाला विकल्प आपका इसमें राइट हो जाएगा। घ का देखिए, संचार का मुख्य माध्यम है। तो संचार के माध्यमों की जब हम लोग बात करते हैं तो मेन माध्यम हमारा समाचार पत्र और पत्रिकाएं आता है, अर्थात इसमें जो थर्ड वाला विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न अगला का देखिए, जनसंपर्क के जो 7 सिद्धांत हैं वो किसने दिया था? सर ये पूछ रहा है कि जनसंपर्क के 7 सिद्धांत में सम्मिलित है, तो जनसंपर्क का जो 7 सिद्धांत है वो आर्थर W पेज ने दिया था, लेकिन ये 7 सिद्धांत सच बताइए है, काम के द्वारा सिद्ध कीजिए, ग्राहकों को सुनिए और है, माने कि इसमें जो विकल्प है वो फोर्थ वाला आपका राइट हो जाएगा। ये सभी शामिल किए गए हैं। चौथा का देखिए, प्रश्न संख्या
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, निम्न में कौन आजीविका नहीं है? देखिए, पुजारी, प्रबंधक, वकील, श्रमिक, इसमें जो पुजारी है ना, ये आजीविका के अंतर्गत नहीं आएगा। पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। गौ रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हम लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और घ का देखिए, वर्तमान समय में अधिक उत्साहवर्धक जीविका का विकल्प है। अधिक उत्साहवर्धक जीविका का विकल्प पूछा जा रहा है। तो इस विकल्प के हिसाब से फैशन डिजाइनर और व्यापार का बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक विकल्प के रूप में सामने आया है, अर्थात इसमें सेकंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्नांक अंग का देखिए, वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव का कार्य है अंग का। अब हमारे सामने 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। वस्त्रों की देखभाल और उनकी रखरखाव, इसमें जो थर्ड वाला विकल्प हम देख पा रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण, बहुपक्षीय और व्यापक कार्य होता है वस्त्र का ही देखभाल करना। अब यहाँ से देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न आए हुए हैं। 5वां का देखिए, जन स्वास्थ्य पोषण से आप क्या समझती हैं? जन स्वास्थ्य पोषण, जन स्वास्थ्य जैसा कि नाम है, जनता का स्वास्थ्य, यानी कि आम लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल करना। इसके उनको कौन सा रोग हुआ, उन रोगों से बचाव की क्या हम विधियां अपनाएंगे, उपाय अपनाएंगे और सरकार की नीतियों का हम फॉलो करेंगे, यही जन स्वास्थ्य है। अगला दिया, वृद्ध जन क्यों संवेदनशील होते हैं? देखिए, हम लोग जानते हैं कि वृद्धावस्था आते ही उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वृद्ध जनों की, वो कम हो जाती है। वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, उनके शरीर में उतना क्षमता नहीं रह पाता, इसलिए अति संवेदनशील होते हैं और तमाम अपंगता जैसी बीमारियां भी लगने की संभावना होती है वृद्धावस्था में। प्रश्न संख्या 6वां देखिए, 6वां का जनसंपर्क और नैदानिकी पोषण क्या है? जनसंपर्क, जनसंपर्क माने इसका अर्थ है कि जनता से संपर्क बनाए रखना। तो इसमें हम जिससे भी संपर्क बना रहे हैं, अर्थात जनता से या समूह से, तो दोनों के बीच एक संबंध बनता है। जनता और हमारे बीच एक संबंध बनता है। जनसंपर्क एक कला भी है और ये विज्ञान भी है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा, नैदानिक, नैदानिक पोषण माने जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए या वृद्धावस्था वाले व्यक्तियों को, उनको एक खास पोषण की आवश्यकता होती है। उनके रोग के हिसाब से पोषण देना पड़ता है, जिससे कि उनके रोग का निदान हो सके। इसे ही नैदानिक पोषण हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 7वें का 6वें का ख, खाद्य प्रौद्योगिकी एवं खाद्य संसाधन से आप क्या समझते हैं? जो खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी स्वयं में एक विज्ञान का एक क्षेत्र होता है और इसके अंतर्गत जहाँ एक और तमाम वैज्ञानिक अनुप्रयोग हुए हैं, तमाम प्रयोग से जो प्राप्त होने वाले ज्ञान हैं, उनको व्यवहारिक रूप में हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, उसको हम खाद्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें जो सरकार ने लागू किया है नियम कानून, खाद्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हर एक लोगों को पता होना चाहिए, जो कि तमाम खाद्य पदार्थों का अपने मिलों फैक्ट्रियों में उत्पादन करते हैं, किस हिसाब से कितना होना चाहिए, उनकी एक्सपायरी डेट, यानी उसमें माने जहर की मात्रा नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, खाने योग्य होना चाहिए, ये सब चीज़ें शामिल है। खाद्य संसाधन पूछा है, तो खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से हम सुरक्षित रखें ताकि आम जनता तक जाती है तो सुरक्षित रहें। कच्चे पदार्थ को किस प्रकार से हम संरक्षित रहें कि अधिक दिन तक चल सके। जैसे आपका आलू है, गोभी है, मटर है, हम लोग किस प्रकार से संरक्षित करते हैं, या जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, मिल होते हैं, तो वही खाद्य संसाधन होता है। उसको किस प्रकार से, कैसे, किन रसायनों से सुरक्षित रखा जाए कि आम हित में और जनता के हित में स्वस्थवर्धक रहे। प्रश्न संख्या 7वां का देखिए, बुलमार्क और हॉलमार्क क्या है? देखिए, जब बुलमार्क की बात करते हैं तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। यानी कि जो जो खास करके ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्रों पर लागू होते हैं। ऊनी वस्त्रों के लिए उनकी गुणवत्ता कैसी है, उसके लिए मानक चिन्ह बनाया गया है। इसी से जो है कि अच्छी गुणवत्ता की पहचान की जाती है, जो कि प्रोडक्ट करते हैं ऊनी वस्त्रों का। और हॉलमार्क भी ऐसा ही है। हॉलमार्क एक मानक ब्यूरो है के अंतर्गत आता है, जो भारत सरकार है उसको जो है माने प्रदान करते हैं कि हॉलमार्क, जिस पे हॉलमार्क लगा होगा वो प्रमाणित करेगा कि वो पदार्थ हमारा शुद्ध है। जैसे सोना वोना हुआ या प्लेटिनम हुआ, चांदी के आभूषण हुए, तो उसकी जांच परख करने के बाद शुद्ध होगा, तभी ये भारत सरकार उसको हॉलमार्क का निशान देगी।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि डिजाइन और पैटर्न से क्या समझती हैं। देखिए, डिजाइन और पैटर्न दो चीज़ें होती है। डिजाइन पहला होता है, डिजाइन क्या होता है कि कोई भी उत्पाद होती है ना, तो उत्पादों की एक कल्पना करना, उसके बारे में सोचना और कैसे हम उसको क्रियान्वित करेंगे, उसको हम डिजाइन के अंतर्गत दूसरा चीज़ पूछा है पैटर्न। तो पैटर्न जैसे कोई कपड़ा होता है ना, कपड़े में अलग अलग डिजाइन, नमूने, अलग अलग लाइनें होती हैं, स्थान होते हैं, आकृतियाँ होती हैं, उसको हम पैटर्न कहते हैं। उसी के आधार पर उस कपड़े की मांग बढ़ती है। प्रश्न 8 का क पूछा है, विकास संचार क्या है, इसकी प्रमुख विधियां कौन है। देखिए, विकास संचार की जब बात होती है तो जैसे संचार की जो भी क्षमताएं होती हैं, संचार की क्षमताएं को किस प्रकार से आम लोगों तक पहुंचाया जाए, सामाजिक विकास के लिए उसको कैसे लाया जाए उपयोग में। तो विकास संचार की क्षमताओं को सामाजिक विकास के लिए उपयोग में लाना ही जो है विकास संचार कहलाता है। जैसे रेडियो है, इसकी विधियाँ मुद्रण है, माध्यम है, सूचना है, समाचार पत्र है, इसके माध्यम से उसे प्रसारित किया जाता है। इन्हीं के माध्यम से कोई ज्ञान या सूचना या सरकार के द्वारा बनाई गई नीति आम जन तक पहुंचती है, इन्हीं संचार माध्यमों से। आगे पूछा है ख का कि जनसंचार के सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए, जनसंचार के जो सिद्धांत 7 बताए थे, आर्थर डब्ल्यू पेज ने बोला था कि सच बोलो, फिर कार्य द्वारा सिद्ध करो, ग्राहकों की बातों को सुनो और आने वाले कल के लिए अपना प्रबंधन करते रहो, और जनसंपर्क का संचालन ऐसे करो जैसे पूरी कंपनी उस पर डिपेंड हो। ये सब चीज़ों का ध्यान देना है और यह समझें कि जो कंपनी है, कंपनी की असली जो चरित्र है उस कंपनी में कार्य करने वाले लोगों पर डिपेंड करता है, कैसे लोग हैं। और हमेशा शांत रहिए, धैर्यवान रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, ये सब उसके लक्षण बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि मॉन्टेसरी स्कूलों की, देखिए क का, मॉन्टेसरी स्कूल की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के सिद्धांत की रूपरेखा किसने बनाई थी। तो मॉन्टेसरी स्कूल की जो पद्धति है उसको मारिया मॉन्टेसरी ने बताया था। मारिया मॉन्टेसरी थी जिन्होंने इसकी रचना डाली। और प्रश्न संख्या ख का देखिए, आतिथ्य से आप क्या समझते हैं। आतिथ्य माने मेहमानों का किस प्रकार से सेवा सत्कार किया जाए, उनका सेवा किया जाए। ठीक है, अतिथि, दो चीज़ें इसमें शामिल होती है। अतिथि जिसके यहाँ जाते हैं उसको मेजबान बोलते हैं। तो अतिथि तथा मेजबान के मध्य जो संबंध होता है, अतिथि यानी अतिथि और जो मेजबान है, दोनों के मध्य संबंध को आतिथ्य कहते हैं। और यह मेजबान द्वारा अपने आतिथ्य का सेवा करना, आदर करना, सत्कार करना, विनम्रतापूर्वक उनके खान पान, बैठाने की व्यवस्था करना, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत शामिल है। यहाँ से देखिए लघुत्तरी प्रश्न शुरू होता है आपका। लघुत्तरी प्रश्न का पहला क का दिया, फैशन व्यापार एवं फैशन चक्र में क्या डिफरेंस अंतर है। देखिए, जब फैशन व्यापार की बात होती है तो फैशन व्यापार का अर्थ बिक्री, कोई भी सामान वस्तु को यदि हम बेचना चाहते हैं तो बिक्री के प्रोत्साहन हेतु उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित मूल्य पर आवश्यक योजना हम बनाते हैं। और इस योजना माने कि योजना इसलिए बनाते हैं कि हमें उस वस्तु को बेचने पे अधिक से अधिक लाभ हो, इससे हम फैशन व्यापार कहते हैं। जबकि जो फैशन चक्र होता है, फैशन के क्षेत्र में होने वाला जो बदलाव है, बदलाव के क्रम को जो है ना फैशन चक्र कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए आया है ख का, उपभोक्ता शिक्षा क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दो मुख्य पहलुओं का जिक्र करिए। उपभोक्ता शिक्षा, देखिए आज हम सभी कहीं न कहीं वस्तुएं खरीदने जाते हैं, उपभोक्ता ही हैं, मार्केट में जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा, सच्चा और समझदार उपभोक्ता होना चाहिए। इसके लिए उन्हें समय समय पर ज्ञान लेना चाहिए, यानी जो उन्हें निर्देश दिया जाता है उसे ही उपभोक्ता शिक्षा कहते हैं। अब इसमें ये ज़रूरी होता है कि हम एक अच्छा, कुशल और जागरूक उपभोक्ता बने। तो आगे यही पूछ रहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दो मुख्य पहलुओं को बताइए। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कहता है कि हम क्या होता है कि यदि हानि होने पे किसी प्रकार से कहीं सामान या वस्तुएं खरीदने गए और हमें अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं मिला या ठगी का शिकार हो गए, तो हमें अधिकार ये देता है, ये जो अधिनियम है, कि हम अपनी बातों को उच्च अधिकारियों तक रख सकें और उसका निदान हो उच्च अधिकारियों के द्वारा। सेकेंडली ये होता है कि कोई खराब वस्तु विनिर्माता या कंपनी के द्वारा हमें दे दिया गया, तो इसके लिए हमें ये अधिकार है कि उसके लिए हम हर्जाना या दावा ठोक सकते हैं उस कंपनी या उस माल विक्रेता के प्रति। ये चीज़ हमें संरक्षण दिया गया है।
प्रश्न 11 देखिए, अल्प पोषण एवं अति पोषण की क्या समस्या है? देखिए, अल्प पोषण का मतलब कि हमें संतुलित आहार का न मिल पाना। संतुलित आहार खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब उचित पोषण नहीं मिल पाएगा, पौष्टिक पोषण नहीं मिल पाएगा तो तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाएँगे। वहीं अति पोषण का मतलब कि यदि हम आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ों को खा रहे हैं, तब भी हम मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। प्रश्न 11 का क देखिए, ए है कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है? तो हम बता दें कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक संस्था है जो खास करके जो कृषि उत्पाद होते हैं, कृषि व्यापार होते हैं, स्वास्थ्य मानक होता है, सुरक्षा होता है, उसकी दृष्टि में उपभोक्ताओं के लिए ये चीज़ बनाई गई है। भारत भी इसमें कोडेक्स में शामिल है। अगला प्रश्न है 12वां का क, रंग क्या है? इसके प्रकारों का ज़िक्र करना है। देखिए, रंग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य, हमारा जो सूर्य के किरणें हैं, इसमें 7 रंग होते हैं और इन्हीं से सारे रंग बने हुए हैं। और जैसे हम तमाम वस्त्र या धागे, उनके वस्त्रों की जो रंगाई होती है, उसमें जो केमिकल का प्रयोग होता है या रसायनों का प्रयोग होता है, वो रंग के अंतर्गत आता है। और ये जो रंग होते हैं, ये इनका एक अलग रूप होते हैं। ये रंग, ह्यू, मान या क्रोमा या तीव्रता के अंतर्गत आते हैं। हम जानते हैं कि ये जो प्रकाश होती है, इसमें 7 रंग होते हैं जिसको विग्योर कहा जाता है। और जो प्रकार की जब बात करते हैं तो जो रंग होता है, ये जैसे इसमें प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग है, तृतीयक रंग है। प्राथमिक रंग में हमारा लाल, पीला और नीला को शामिल किया गया है। द्वितीयक रंग में क्या होता है कि इन्हीं रंगों के मेल से अन्य रंग बना लिए जाते हैं, उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे लाल और पीला मिलाते हैं तो क्या बनता है? नारंगी बनता है। पीला और नीला मिलाते हैं तो हरा बन जाता है, ये द्वितीयक रंग आता है। लाल और नीला मिलाने पर बैंगनी बन जाएगा। उसी तरह से तृतीयक रंग का भी निर्माण होता है। प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिलाने से तीसरे रंग का निर्माण होता है। ये इसके प्रकार हैं। प्रश्न 12 का ख, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले बाल गृहों का परिचय दीजिए। जो देखिए बाल गृह है, उसमें जो सरकारें चला रही हैं बाल गृह, उसमें प्रेक्षण गृह है, विशेष गृह है, किशोर बाल गृह है। प्रेक्षण गृह में क्या होता है कि जैसे किसी बच्चे के माता पिता की जानकारी नहीं हो पाती तो उन बच्चों को प्रेक्षण गृह में रखा जाता है। और विशेष गृह क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो कि किसी धारा में, कानून के उल्लंघन में, 18 वर्ष से नाबालिग बच्चे खास करके होते हैं, उनको विशेष गृह में रखा जाता है। और किशोर गृह होता है ऐसे बच्चे जिनके परिवार का कुछ पता ही नहीं लग पाता है। प्रश्न 13 का यहाँ पे क है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एवं आयोडीनहीनता क्या है? आयोडीनहीनता, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण माने जब हमारे शरीर में ऊर्जा और कैलोरी की मात्रा तथा प्रोटीन की जो मात्रा होती है जब कम हो जाती है तो हम तमाम रोगों का शिकार होने लगते हैं। खास करके जो बच्चे होते हैं, उनको ये कैलोरी नहीं मिल पाती, ऊर्जा और प्रोटीन का, और तमाम विकृतियाँ आने लगती हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बोलते हैं। दूसरी तरफ जब आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन जो हमारे सूर्य के प्रकाश में या फिर नमक में पाए जाते हैं, तो इसकी कमी से घेंघा जैसी बीमारियां होने लगती है। और जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे हमारे शारीरिक विकास और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे पूछा, लक्षित व्यापार क्या है? देखिए, क्या होता है कि जब कोई व्यापारी हो, व्यापारी अपने सामानों को कहाँ लेकर के ले जाता है बेचने के लिए? मार्केट में। तो व्यापारी अपने उत्पाद को किसी बाजार में बेचने के लिए चिन्हित करता है कि हमें किस मार्केट में जाना है, कहाँ जाना है। लक्षित यानी कि लक्ष्य निर्धारित करता है अपने वस्तुओं को सेल करने के लिए, ताकि उसे अपने उत्पाद पर, अपने उस प्रोडक्ट पे अधिक से अधिक मुनाफा हो सके, वहीं लेकर के जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? लक्षित व्यापारी कहते हैं। प्रश्न 14 है, वृद्धजनों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हमारे देश में जो वृद्धजन है, वृद्धजन के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो परित्यक्त बुजुर्ग हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पाता, या आश्रय विहीन हैं, या स्वास्थ्य संबंधी डिजीज है, तो इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। और जो बच्चे हैं, आज के युवा हैं, और जो बुजुर्ग वृद्ध लोग हैं, उनके बीच जो संबंध कहीं न कहीं
कमज़ोर पड़ते दिखाई देते हैं, उसको सुदृढ़ करने के लिए सरकारें काम करती हैं। फिर प्रोत्साहन धनराशि जैसे वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था किया जाता है। कुछ संस्थागत और गैर संस्थाएं भी उनकी देखरेख करती हैं, भोजन है, देखरेख है, ये सब तमाम। या सुदूर जो इलाके हैं, गांव हैं, अंचल हैं, वहाँ पे मोबाइल चिकित्सा भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वृद्धजनों के लिए। और अगला क्वेश्चन है, वस्त्र धुलाई के पूर्व की सावधानियों को बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे हम कपड़े अपने वस्त्र को धोते हैं, कपड़ों को धोते हैं, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे प्रायः धोने से पहले यह देखते हैं कि जेब में हमारे कोई बहुमूल्य या कोई कागज तो नहीं है, रुपए पैसे या नोट तो नहीं है, पानी के साथ हम बोर दे रहे हैं, पानी में वो नष्ट हो जाएगा। तो वस्त्र को पानी में भिगोने से पहले यानी धोने से पहले ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि कपड़े में कोई वैसा बहुमूल्य बेशकीमती कागज़ तो नहीं छिपा है। और वस्त्र में लगे जो लोहे या धातुओं के सामान होते हैं, जैसे बकसुए या बैचेज, उनको निकाल कर धोना चाहिए ताकि उस पे जंग न लगे। फटे जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, उस पहले उसको सिलाई कर दीजिए, तब उसको साफ़ करिए, नहीं तो और ख़राब हो जाएगा। और जो वस्त्रों पे दाग धब्बा लगता है, उसको अलग से हमें उन्हें साफ़ करके धुलाई करनी चाहिए। और जो रोगी हैं, रोगी के कपड़ों को अच्छे से इस प्रकार से सफाई किया जाता है अलग से हमें। और ख़ास करके जो ऊनी वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्रों को, कपड़ों को अलग कर लेना चाहिए, रेशमी कपड़ों को अलग कर लेना चाहिए, इससे अच्छे से साफ़ होगा। जो सफ़ेद और रंगीन कपड़े होते हैं, एक साथ नहीं भिगोना चाहिए। ये सब तमाम सावधानियाँ हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछ रहा है कि उद्यमिता से क्या समझते हैं, उद्यमियों के क्या लक्षण है। देखिए, उद्यमिता का मतलब होता है कोई हम धंधा करने पर तत्पर हो जाएं, ठान ही लें कि हमें वो करना है तो करना है। तो कार्य आजीविका तथा जीविका के क्षेत्र में जो उद्यमिता है, उद्यमिता का आशय एक नए कार्य से है, नए धंधे, नए उद्यम से है। हमारे मन में, मस्तिष्क में एक योजना चलती है, ये करना है, तो उसमें हम आगे उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उद्यमी व्यक्तियों को प्रायः कहा जाता है कि जोखिम वाले भी होते हैं, क्योंकि वो ठानते हैं किसी चीज़ को। उद्यमियों के मुख्य लक्षण बताइए। तो उद्यमी व्यक्ति कठोर मेहनत करने वाले होते हैं, यानी लगन होती है उनके अंतर्गत। उद्यमी व्यक्ति जो है, एक लक्षण या विशेषता यह होती है कि वो अपने कार्य के प्रति बहुत ही लीन होता, दक्ष होता है। उद्यमी व्यक्ति जोखिम उठाना सीखता है। उद्यमी व्यक्ति कोई भी कठिन कार्य हो उसको करने को जो है ठान लेता है। ये सब तमाम लक्षण है, देख लेंगे इसको डिटेल में। अथवा देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि पोषण तथा आहार चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। हमारे देश में चल रहे मुख्य पोषण कार्यक्रम का जिक्र करिए। पोषण तथा आहार चिकित्सा का अर्थ ये है कि कोई भी वृद्ध, कोई भी बीमार व्यक्ति उसको किस प्रकार का आहार चाहिए ताकि उसका रोग का निदान हो सके। जैसे उल्टी दस्त में कौन कौन से आहार दिए जाने चाहिए, टाइफाइड बुखार में कौन से आहार, अलग अलग रोग के हिसाब से। मोटापा व्यक्ति है तो उसके कौन सा आहार लेना चाहिए ताकि हमारा जो रोग है उसका निदान हो सके। उसी को हम लोग पोषण तथा आहार चिकित्सा कहते हैं। और जब पोषण कार्यक्रम की बात किया जाता है तो हमारे देश में तमाम संस्थाएं पोषण कार्यक्रम चला रही हैं। जैसे एकीकृत बाल विकास सेवाएं हैं, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम है, आहार पूर्वक कार्यक्रम चलता है, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम चलता है। ये सब तमाम कार्यक्रम हमारे देश में चलाए जा रहे हैं। प्रश्न देखिए 16 है, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, खाद्य गुणवत्ता माने हम जो भी भोज्य पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ चाहे खरीदते हैं या बनाते हैं घर में, तो वो किस प्रकार का खाद्य पदार्थ है, सुरक्षित है कि नहीं, खाने योग्य है कि नहीं, ये खाद्य गुणवत्ता के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्यवर्धक और उसकी गुणवत्ता इसमें डिपेंडेड होती है। पहले तमाम खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता था, आज तो तमाम प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और खाद्य पदार्थों को बड़े ही यत्न और जतन से लंबे समय के लिए सुरक्षित, जैसे अचार का बनाना, मुरब्बे को संरक्षित करना, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, सिरका बनाना, एक खाद्य संरक्षण अधिक दिनों तक उसको कैसे चलाया जा सके। तो आज की भारी भरकम भाग दौड़ की ज़िंदगी में खाद्य सुरक्षा एक अहम बन गया है। हम अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं और मार्केट की चीज़ों को ले रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है हमारे लिए। और इसीलिए आज बहुत ही आवश्यक या महत्व हो गया खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में। और
कोई भी भोज्य पदार्थ अधिक लंबे समय तक किस प्रकार से चले, कौन सी जो है उसमें क्रियाकलाप अपनाई जानी चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं, जैसे पैकेट है, डिब्बा बंद चीज़ें खरीद रहे हैं, तो सुरक्षित है कि नहीं, तमाम जो मसाले हैं ये उनको संरक्षित करके रखा जाता है तो क्वालिटी पूर्वक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। अथवा ये पूछ रहा है कि गृह व्यवस्था विभाग से क्या आशय है, गृह व्यवस्था विभाग के क्या कार्य हैं। देखिए, गृह व्यवस्था विभाग की जब बात किया जाता है तो ये जो खास करके जो होटल होते हैं, जब कोई अतिथि होटल में ठहरने जाता है तो वहाँ का जो विभाग है, व्यवस्था है, ये तय करता है कि जो भी चीज़ें उसको प्रोवाइड किया जा रहा है अतिथियों को, होटल में ठहराव, उनके लिए प्रदान किए जाने वाला भोज्य पदार्थ, साफ सफाई, साज सज्जा, ये सब सारी चीज़ें गृह व्यवस्था विभाग के अंतर्गत आती है। कौन सी चीज़ों को उनको दिया जा रहा है, क्या सही है, ये सब तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। गृह व्यवस्था विभाग के भी अलग अलग तमाम दायित्व होते हैं, कार्य होता है, जैसे साफ सफाई का कार्य, सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करना, स्वच्छता का ध्यान रखना, स्वच्छ कपड़े का रख रखाव, होटल के अंदर फूलों की सजावट, ये सब चीज़ें, कीटों पर किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे, ये साज सज्जा परिवेश आता है इसके अंतर्गत। और प्रश्न देखिए 17 है, उपभोक्ताओं के दायित्व को स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, उपभोक्ता का तो दायित्व बढ़ गया है, क्योंकि जो भी हम सामान मार्केट में जाते हैं लेने, हमें तो तटस्थ रहना पड़ेगा, नहीं तो अगला बंदा या जो दुकानदार है हमें ठग सकता है या कोई ख़राब प्रोडक्ट दे सकता है। तो दायित्व तो है कि हम उस वस्तु को लेने देने के प्रति हमारी क्या ईमानदारी है, और जो वस्तुएं ले रहे हैं उसकी कीमत हम अच्छे से ईमानदारी पूर्वक दे दें, और जो प्रोडक्ट वास्तव में हम खरीदे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, ये हम उपभोक्ताओं को ख्याल करना होगा। सारी चीज़ें हैं, इनको देख लीजिए। अथवा पूछा फैशन डिजाइन के कार्य क्षेत्र एवं प्रमुख जीविकाओं का विवरण कीजिए। जी हाँ, फैशन डिजाइन, आज फैशन का बहुत ही बड़ा मांग हो गया, हर क्षेत्र में लोग उसकी तरफ प्रोत्साहित हो रहे हैं। तमाम ऐसे संस्था हैं, उद्योग हैं जहाँ पे लोगों का जो है झुकाव बढ़ा हुआ है, और कहीं न कहीं जो फैशन डिजाइन वाले व्यवसायी होते हैं वो कलात्मक होते हैं, उनके अंदर रचनात्मक गुण भी पाया जाता है, ताकि वो अच्छी से अच्छी चीज़ों को बना सकें, प्रोडक्ट कर सकें, ताकि वो जो लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करें, और लोगों का रुझान भी होता है तमाम फैशनेबल चीज़ों को लेने के लिए। और ये एक तरह से जीविकाएँ हैं, इसके क्षेत्र हैं जहाँ पे हम अपने जॉब को सुनिश्चित करते हैं। अब जीविका माने उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो इसके जो क्षेत्र होते हैं, जैसे दृश्य व्यापार डिजाइनर है, इसमें दुकानों में किस प्रकार से हम वस्तुओं को सजाएँगे, उन्हें आकर्षक बनाएँगे, और विज्ञापनों का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर फैशन डिजाइनर आता है, उसमें अपनी भी अहम भूमिका होती है, स्वयं का फैशन का कार्य होता है। सेट डिजाइनर है, आंतरिक डिजाइनर है, ये सब हैं, इसको आप डिटेल में अच्छे से चेक कर लेंगे। क्वेश्चन 18 पूछ रहा है कि बच्चे, युवा, वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। देखिए, जो बाल्यावस्था होती है, जो बच्चे होते हैं वो संवेदनशील होते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था जो है वो ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे तीव्र विकास होता है, शारीरिक मानसिक विकास होते रहते हैं, शारीरिक विकास खास करके, तो बड़ी ही संवेदनशील अवस्था होती है, किस प्रकार से उन्हें पौष्टिकता देनी चाहिए बच्चों को। और जो वृद्धजन होते हैं, जानते ही हैं, उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, रेजिस्टेंसी पावर होती है, धीरे धीरे आयु ढलने के साथ ही कमज़ोर होते जाते रहते हैं, तमाम रोग होते हैं, इसलिए तो संवेदनशील होते हैं। और जब युवा की बात करता है